let's start with today's themes analysis from the Hindu newspaper. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बारकोड स्कैनर है। जिसको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन वो इसको स्कैन करके और जो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी मेंटोरशिप चाहिए वो इंस्टाग्राम अकाउंट पे कनेक्ट कर सकता है फॉर फर्दर गाइडेंस। अभी ये बैचेस फ्री हैं, लेटर ऑन फीस चार्ज होगी, सो हरी अप। So the first topic is intensive revision of Bihar electoral rolls underway. अब बेसिकली इसका जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि बिहार ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न जो है फॉर इलेक्टोरल रोल्स इसको कैरी ऑन किया है। अब इसे देखा जा रहा है एज अ मेजर इलेक्टोरल अपडेट एक्सरसाइज। अब बिहार की अगर हम बात करें की फैक्ट्स की तो यहाँ पर 7,89,69,844 इलेक्टर्स हैं, ठीक है, और यूमेसी हैज़ वोटर्स हैं, जिसमें से 4.96 करोड़ जो है नेम्स फॉर ऑलरेडी ऑन द रोल्स ड्यूरिंग द लास्ट इंटेंसिव रिविज़न, ठीक है। और ये जो लास्ट इंटेंसिव रिविज़न था ये आपका कैरी ऑन हुआ था जनवरी 1, 2003 में। So this last intensive revision was carried on January 1, 2003. So SIR started to verify and update the record for voters which were born after 1987. सबसे पहले तो ये जो लोग those who are born after 1987 they must produce the documents of parents to establish place or date of birth, and जिन लोगों ने 2003 में जिनका नाम इंक्लूडेड नहीं है, 2003 का जो रिवीजन हुआ था SIR हुआ था उसमें जिनका नाम नहीं है उनकी जो एलिजिबिलिटी होगी फॉर गेटिंग एनरोल्ड उनको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। सो इन्यूमरेशन फॉर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स एंड SIR शेड्यूल्ड टू एंड ऑन 30 सितंबर विद अपडेटेड रोल पब्लिकेशन, यानी 30 सितंबर को के आसपास इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। सो इलेक्शन कमीशन स्टैंड जो है वो क्या है इस बेसिस पे। सो इस एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन ने बोला दैट दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस। CEC ज्ञानेश कुमार, दैट इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, emphasized EC's commitment to voters। अब इसमें कुछ लोग इसमें कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म भी बता रहे हैं। तो ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म है कि ब्रांडेड SIR आर मोर डेंजरस दैन NRCs, मतलब इसे NRC से कंपेयर किया जा रहा है कि ये ज़्यादा डेंजरस है। उसके अलावा ये भी एलिगेशंस लग रहे हैं दैट देयर आर एलिगेशंस ऑफ इलेक्टोरल रोल टैम्परिंग, फियर्स ऑफ disenfranchisement. Trinamool Congress leader Derek O'Brien called it a sinister move to bring NRC through the back door। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि SIR की आड़ में NRC को बैक डोर से लाया जा रहा है। सो एज कम्पेयर दे हैव कंपेयर्ड इट टू नाजी जर्मनीज एंसेस्टर पास, इससे भी मतलब कंपेयर किया जा रहा है। अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में इसका रिलेवेंस क्या है, तो सबसे पहले तो आपने मालूम होना चाहिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है इंडिया में। जो न्यू कमर्स है वो फोकस कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन EC ऑफ इंडिया, ठीक है, व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आते हैं। So issues around citizenship, voter identity and disenfranchisement, ये जो issues है ना, ये आपको ये जो मैंने बताया कि you need to address the issues around citizenship, voter identity and disenfranchisement, ये जो issues हैं ये आपको मेंस के कंटेक्स्ट में इस पर नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब ये हैंडी नोट्स अगर आपके पास होंगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन मिक्स करके या ट्विस्ट करके देते हैं तो आपके पास पहले से ही नोट्स रहेगा और आप इसको मिक्स करके और ब्लेंड कर सकते हो, उस हिसाब से आंसर क्रिएट कर सकते हो।
और इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। हाँ, आप कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इनिशिएटिव्स पोस्ट कर सकते हो। आप आंसर राइटिंग में सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होता है वो होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे, ठीक है। मेजॉरिटी फोकस जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट की तारीफ़ करने में होना चाहिए, और माइनॉरिटी में आप जैसे 1-8% में आप कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर ये लूप होल्स है, अगर लूप होल्स है तो ज़बरदस्ती के लूप होल्स नहीं निकालने हैं, ठीक है। और वो आपको कहीं ना कहीं रिसर्च करने पे मिल जाएगा कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो जो कॉन्स हैं दोज आर द लूप होल्स, ठीक है, बट उसको भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। सो अगर आप उन लूप होल्स को रिप्रेजेंट करते हो अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि अच्छा ओके ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहा है। उसके अलावा सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स ही मेंशन नहीं करने होते हैं, लेटर ऑन सॉल्यूशंस जो हैं, और यू कैन से एज वे फॉरवर्ड कि अब आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको देनी होती हैं एज अ पार्ट ऑफ, वो आपके सेल्फ मेड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं जो आपने एनालाइज किया है, जो आपने प्रॉब्लम्स को देखा। बिकॉज यू नो इफ़ यू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनीथिंग एनालिसिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये एनालिसिस जो है ये ध्यान देने वाला है कि जो लूप होल्स हैं उससे क्या कहते हैं सॉल्यूशंस क्या डेवलप हो सकते हैं, या वे फॉरवर्ड आगे हम किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं। उसके अलावा SIR वर्सेस NRC, ठीक है, क्या इसमें जो कंपैरिजन किया जा रहा है SIR से NRC की, कि मतलब NRC इंट्रोड्यूस करने का ये दूसरा तरीका है, तो इज़ इट ट्रू, ये भी आपको ढूंढना है। वैसे तो नहीं है, बिकॉज SIR जो है वो 2003 में भी हुआ था, और उस समय गवर्नमेंट जो थी वो कांग्रेस की ही थी। सो वो तो ऑपोजिशन की आदत होती है शोर मचाने की, बट एनीवेज यू नीड टू फोकस ऑन द कंटेंट। तो SIR और NRC ये भी फोकल पॉइंट्स हैं। उसके अलावा व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब मेंस के एस्पेक्ट में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लाइक आई एम जस्ट रीआइट्रेटिंग इट, कि इस कंटेक्स्ट में कैसे आ सकते हैं, दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल रिविजन एक्सरसाइजेस एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद प्रूविंग वोटर एलिजिबिलिटी इन इंडिया। हाउ डू इनिशिएटिव्स लाइक द, ये दूसरा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, हाउ डू इनिशिएटिव्स like the special intensive revision of electoral rolls intersect with the debates around citizenship and disenfranchisement। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इस पे नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको हेल्प करेगा। ओके So next is new draft of US law to tax remittances dilutes the earlier rates. The US legislators have significantly diluted a provision in a proposed law to tax remittances to other countries including India. The latest draft of the One Big Beautiful Bill Act released on Friday reduces the tax on remittances to 1% from the earlier proposal of 3.5%. And also exempts remittances made from bank accounts and other financial institutions or made using the debit or credit cards. So the 1% tax will now apply only on remittances made in cash, a money order or a cashier check. ये इम्पॉर्टेंट है कि 1% टैक्स विल नाउ अप्लाई ओनली ऑन द रेमिटेंसेज मेड इन कैश, मनी ऑर्डर और अ कैशियर चेक. So according to international tax experts, this will come as a relief to the non-resident Indians, that is the NRIs in the US. There is hereby imposed on any remittance transfer a tax equal to 1% of the amount of such transfer. The latest version of the bill says the tax imposed by this section
with respect to any remittances transfer shall be paid by the sender with respect to such transfer. सो इसमें यूपीएससी के कंटेक्स्ट में आपको सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि रेमिटेंसेस क्या होते हैं. दूसरा, विच कंट्री रैंक्स द हाईएस्ट in terms of remittances earned by country or sent by the NRI. Next is first ever artificial rain in Delhi, likely from July 4 to 11, as said by the Environment Minister. So इसका बेसिक कंटेक्स्ट ये कि दिल्ली इज़ ऑल सेट टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल रेन, दैट इज़ द क्लाउड सीडिंग प्रोसीजर फ्रॉम July 4 to 11 as a trial. So this is aimed at mitigating the urban pollution. ठीक है, that is controlling the urban pollution. अब की फैक्ट्स इसमें क्या स्टेट किए गए हैं, दैट इनिशिएटिव इज़ लेड बाय द दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा. The project is titled as Technology Demonstration and Evaluation of Cloud Seeding as an Alternative Tool for Delhi NCR Pollution Mitigation. तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है. Also, this project is coordinated by IIT Kanpur and Indian Meteorological Department. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं कि रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर एंड इम्प्रूव दी एयर क्वालिटी. जो पर्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, उनको रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव है. एंड प्रोवाइड क्लीनर एयर टू दिल्ली. ट्रायल टू एसेस फिजिबिलिटी फॉर वाइडर एडॉप्शन. अब ये काम कैसे करता है ये जान लेते हैं. देखिए, ये प्रोजेक्ट का नाम है. सो क्लाउड सीडिंग इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स इनटू मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स. द एजेंट्स इंक्लूड सिल्वर आयोडाइड. अब ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजेंट्स क्या क्या इसमें रहेंगे, सिल्वर आयोडाइड रहेगा, उसके सिल्वर आयोडाइड के नैनो पार्टिकल्स रहेंगे, रॉक सॉल्ट रहेगा एंड ड्राई आइस रहेगी. इसका पर्पस रहेगा टू accelerate the droplet formation. This will induce rainfall. So this each sortie covers around approximately 100 square kilometers. प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट दिल्ली. मतलब मेजर प्रायोरिटाइजेशन जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट दिल्ली का होगा. चैलेंजेस और कंसर्न्स क्या बताया जा रहा है, दैट वेदर कंडीशंस मस्ट बी सूटेबल. ठीक है, टू इम्प्लीमेंट दिस विंडोज़ फॉर ऑपरेशंस आर नैरो. एंड ARPS Delhi unit raised question, why cloud seeding in monsoon season? So scientific efficacy and expenditure concerns भी है. एंड
प्रेसिडेंट्स में अगर हम बात करें तो सिमिलर क्लाउड सीडिंग्स वर यूज्ड इन चाइना, यूएई, थाईलैंड, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र इन इंडिया फॉर ड्रॉट रिलीफ। ओके, अब इसका यूपीएससी के एस्पेक्ट में जो रिलेवेंस है वो आपका एयर पोल्यूशन मिटिगेशन स्ट्रैटेजी में भी आपका आ जाता है, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। तो उसमें आप एक पॉइंट दे सकते हो क्लाउड सीडिंग का, राइट। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, क्लाइमेट मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एथिकल बेसिस पे देखो तो ये भी हो सकता है कि क्लाउड सीडिंग कैन बी सीन एज एन इफेक्टिव effective method for dealing with the climatic concerns, okay, but do artificial interventions in nature pose threat to the current climatic patterns? तो ये इस तरीके से भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। अब ये भी हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट डिस्कस द एफिकेसी एंड एथिकल considerations of cloud seeding as a tool for pollution mitigation in urban areas, or evaluate artificial rain as technology intervention in India's environmental management strategies. So क्या इसका ग्रेटर रोल हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है। और एजेंट्स आपने ज़रूर याद रखना है, एजेंट्स मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, दैट इज़ सिल्वर आयोडाइड, नैनो पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स एंड ड्राई आइस। ये बेसिकली ये प्रीलिम्स बेस्ड आ सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बिहार बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू वोट यूजिंग मोबाइल ऐप। सो इसका कंटेक्स्ट ये बेसिकली कि बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इनेबल वोटिंग वाया मोबाइल ऐप ड्यूरिंग द म्यूनिसिपल bypolls and elections in Nagar Panchayats. So ऐप जो यूज़ हुआ था दैट इज़ ESECBHR, ये ऐप यूज़ हुआ था। एंड दिस ऐप वॉज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC। पर्पस क्या था, दैट फैसिलिटेटिंग वोटिंग फॉर एल्डरली, डिसेबल्ड पर्सन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड दोज अनएबल टू विजिट द बूथ्स फिजिकली। तो डिस्ट्रिक्ट कवर्ड जो थे उसमें पटना था, बक्सर था, रोहतास था, ईस्ट चंपारण था, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक। नाउ वोटर्स कैन कास्ट वोट फ्रॉम होम वाया मोबाइल फोन्स। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सो दिस मार्क्स द इंडियाज़ फर्स्ट वोट इन लोकल बॉडी इलेक्शंस, प्रमोट्स कन्वीनियंस, सिक्योरिटी एंड एम्पावर्ड पार्टिसिपेशन। यू नो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। फ्यू ईयर्स अगो आई वाज थिंकिंग कि जो लोग नहीं रीच कर पा रहे हैं या ऐसे भी अब मोबाइल सिस्टम ऐप सिस्टम जो है, वोटिंग सिस्टम, इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। इतना टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, जो बूथ कैप्चरिंग के जो इश्यूज़ होते हैं एज सीन इन सम स्टेट्स, वो आपको इश्यूज़ देखने को कम मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे। वैसे तो ह्यूमन माइंड है, ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए कोई भी ऑल्टरनेटिव निकाल सकता है, बट फिर भी उसके अलावा एम्पावर्ड पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि लोग घर बैठे बैठे भी, बहुत से लोग तो गर्मी के वजह से या कोई और रीज़न से नहीं जा पाते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। सो दिस इनकरेजेस डिजिटल गवर्नेंस एंड इंक्लूजन। सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी फीचर्स इसमें क्या बताया, दैट ओनली रजिस्टर्ड वोटर्स कैन वोट इन वाया 1 मोबाइल नंबर, ठीक है। वोटर वेरिफिकेशन में वोटर आईडी कार्ड मांगा गया था। एडिशनल सिक्योरिटी में ब्लॉक जो यूजेज हुई एडिशनल सिक्योरिटी,
वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, फेस मैचिंग है, स्कैनिंग है, इन सब का यूज़ हुआ है. कंसर्न्स क्या है? डेफिनेटली देयर वुड बी सम कंसर्न्स. तो साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं, टैम्पर करने की कोशिश की जा सकती है. ठीक है. सो election officials assured transparency and fair and smooth process. A future scope इसका क्या है? That no official discussion yet on use of e-voting for upcoming बिहार असेंबली elections. अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बट इसका यूपीएससी के केस में जो रेलेवेंस है वो ये है दैट क्वेश्चंस क्या हो सकता है यूपीएससी के कंटेक्स्ट में कि डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग टू एनहांस इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इन इंडिया. What challenges must be addressed for its nationwide adoption? Evaluate the role of technologies like blockchain in ensuring security and transparency in electoral process. So panel flags China's presence in Indian Ocean region as a strategic challenge. So the Parliamentary Standing Committee on External Affairs has highlighted the China's growing presence in the Indian Ocean region. So this could be a significant strategic challenge for India. China has been pursuing extensive infrastructure projects across the IOR, developing ports, airports, logistics hub, many of which have dual potential for both civilian and military purposes. The establishment of China's naval base in Djibouti. Where is Djibouti? Mark it on map. In 2017, an increased naval deployment underscored Beijing's ambitions to secure maritime choke points and enhance its maritime domain awareness. So China's construction of ports and facilities near India's maritime boundaries, it raises the concerns about its broader goals of becoming a maritime power. The report emphasizes that India is working closely with regional partners to counterbalance China's influence, sensitizing nations to strategic and security risk of Chinese activities. Further, the report criticizes China's Belt and Road Initiative (BRI) initiative. ये कल के न्यूज़ में मैंने कवर किया था, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. Especially the China-Pakistan economic corridor, which India views as violating its sovereignty and territorial integrity due to its passage through Pakistan-occupied territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. India has formally objected to this project. So the committee warns that militarization of the IOR by China could destabilize regional security and adversely impact India's maritime interest, urging proactive diplomatic and strategic measures. So, world is borderless. India is much larger than shown on maps. So, Group Captain Shubhanshu Shukla, the first Indian on ISS, that is the International Space Station, spoke with Prime Minister Narendra Modi, describing his view of Earth as borderless. And India is appearing much larger than on maps. So Shukla highlighted the unity of humanity, emphasizing that no visible boundaries exist from the space, fostering a sense of global oneness. During the roughly 20-minute conversation, he shared his experience about the ISS, discussing the unique sensation of weightlessness, adapting to eating and moving in space, and the excitement of representing India. PM Modi praised Shukla's journey as the start of a new era, connecting it to India's upcoming Gaganyaan mission. He noted Shukla's presence in space
as inspiring for India's youth and crucial for its country's aspiration to build its own space station and explore the moon. Modi conveyed his wishes, looking forward to Shukla's safe return. So next topic is secondary pollutants, especially ammonium sulfate constitute a third of PM 2.5 pollution. So इसका बेसिक कंटेक्स्ट ये है कि अ स्टडी बाय द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एरिया, दैट इज़ द CREA, highlights the ammonium sulfate as a major secondary pollutant contributing nearly one third of India's fine particulate matter, that is PM 2.5. So key findings क्या इसमें मिली हैं? That secondary pollutants form in the atmosphere through chemical reactions between primary pollutants like sulfur dioxide and ammonia. So ammonium sulfate concentration averages around 11.9 microgram per cubic meter nationwide, making up around 34% of the PM 2.5 levels. This is a very high percentage. So concentrations are 2.5 times higher near coal-fired power plants, indicating significant pollution from such sources. So over 60% of sulfur dioxide emissions in India arise from coal-fired thermal plants. This is very important. कि 60% of SO2 emissions they arise from coal-fired thermal power plants. So ammonium sulfate pollution has a transboundary nature impacting areas far from emission concerns. अब policy concerns क्या है? Effective reduction of PM 2.5 needs targeting secondary pollutants, not just primary emissions. Flue gas desulfurization, that is FGD. इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है. व्हाट इज़ FGD? FGD सिस्टम्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है न्यूट्रलाइज करने में PM 2.5 को. सो दिस इज़ क्रिटिकल टू रिड्यूस SO2. The instructions are already delayed, or many of the thermal plants have not evenly installed the FGDs. So National Clean Air Program cities show ammonium sulfate forming 30% plus of PM 2.5 levels in 14 out of 130 cities. इसमें FGD बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसका रोल क्या है? PM 2.5 में किन एमिशंस को लाइक NH3 या उसको टारगेट करता है ये सप्रेस करने में? SO2 ये जो नाम दिए हुए हैं उसमें इसका क्या रोल होता है इन्हें सप्रेस करने में? ठीक है. पोटेंशियल क्वेश्चन क्या आ सकता है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इन इंडियाज एयर पोल्यूशन क्राइसिस एंड सजेस्ट द मिटिगेशन मेजर्स. तो इसमें आप जो FGD है वो एक मिटिगेशन मेजर जो है वो आप उसे मेंशन कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज़ द ग्रीनिंग ऑफ आवर केमिकल इंडस्ट्रीज़. अब इसमें जो बेसिक कंसर्न्स जो राइज किए गए हैं, कंटेक्स्ट क्या है? दैट राइजिंग कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैव मेड ग्रीन एंड सस्टेनेबल पॉपुलर टर्म्स. Green chemistry seeks to minimize or eliminate environmental hazards from chemical processes. So 12 principles of green chemistry. This was introduced by Paul
Anastas and John Warner in 1998 focus on using safer solvents and reagents, creating less toxic and biodegradable chemicals, preventing waste, avoiding costly cleanup. सो इसका एप्लीकेशंस इन इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो बायोडीजल प्रोडक्शन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्रोड्यूसेस बायोडीजल फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल सीड्स लाइक जत्रोफा, जिसे जमाल गोटा भी कहते हैं इन हिंदी, एंड कट्टू कोटाई इन तमिल, कट्टू कोटाई इन तमिल. प्रोसेस क्या है इसको यूज़ करने का? सो प्रोसेस इज ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें ऑयल प्लस मेथनॉल गिव्स रिजल्ट एज बायोडीजल प्लस ग्लाइसरॉल विच इज़ अ बाई प्रोडक्ट. So methanol, ideally sourced from biomass for low carbon footprint. Calcium oxide preferred over sodium hydroxide as catalyst. तो जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है, जिसमें लेस वेस्ट वाटर निकलता है एंड इट इज़ रीयूजेबल ऑल्सो. आप इसका जो atom economy है that aims at incorporating maximum atoms from reactants into final products. So green chemistry achieves around 90% of atom economy. Example, Hyderabad campus BITS Pilani में जो green synthesis है of anti-cancer drug, which is named as tamoxifen, achieved 100% of atom economy. So this is cost effective also and reduced environmental impact. Reducing toxicity in pharma industry. So many pharma processes use toxic solvents like toluene, so using safer biodegradable alternatives can be much beneficial for economy also and environment also, and also for the health of the humans. Also biomass driven chemicals like sugarcane based products can be used as a safer biodegradable alternatives. So UPSC के एस्पेक्ट में इसका रिलेवेंस क्या हो सकता है, दैट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं. तो आप इसमें ग्रीनिंग ऑफ आर केमिकल इंडस्ट्रीज़, उसमें जो प्रोसेसेस यूज़ होते हैं आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो. इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के बारे में आप बात कर सकते हो. इसमें आंसर राइटिंग में आप बना सकते हो नोट्स यहाँ से लेकर. पोल्यूशन कंट्रोल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है. क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से आप लिंक करके इसमें नोट्स बना सकते हो. लाइक एग्जांपल्स दे सकते हो कि इस तरीके से वी कैन गो ग्रीन to green our chemical industries. ठीक है. So what are the issues around deportation? इसका कंटेक्स्ट क्या बताया गया है इसमें, that deportation of illegal migrants
immigrants, especially the Bangladeshis, in border states like Assam and West Bengal has escalated into a significant legal and humanitarian issue. So, recent political changes in Bangladesh 2024 triggered the stricter checks on illegal immigrants. Why it matters? Police across India asked by Union Home Ministry to detect Bangladeshis living illegally on forged documents. So, Operation Sindoor was launched where over 2,500 suspected Bangladeshis returned in Assam alone since April 2024. So, Chief Minister Hemanta Biswa Sarma emphasized strict legal measures to detect and deport illegal migrants. What is the difference between deportation and pushback? Deportation is a legal process. Individual's identity confirmed. Deportation follows due legal procedures. And pushback के केस में अगर हम बात करें, no, there is no legal proceedings. Individuals are physically sent back across borders without formal deportation. So ये यहाँ पर बताया गया है डिफरेंस. अब रिलेवेंट लॉज की अगर हम बात करें तो इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 का ये एक्ट है जिसमें बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है दैट इट गिव सेंटर द पावर टू ऑर्डर एक्सपल्शन ऑफ इमिग्रेंट्स पोजिंग थ्रेट टू सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इसके अलावा फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 and Passport Entry into India Act 1920. They define illegal immigrants. Challenges क्या इसमें बताए गए हैं दैट forged documents, difficulty in verifying nationality due to forged documents, long stays blending into local population, humanitarian concerns and statelessness, family separations etc. ये सब challenges हैं. So UPSC में इसका relevance क्या है? Citizenship, migration, how to deal with the deportation of the immigrants. ठीक है, तो आप इसमें ये लॉज स्टेट कर सकते हो फेवरिंग द स्टेट, और आपको करना ही है ये. ह्यूमन राइट्स इम्प्लिकेशंस पे बात कर सकते हो आप इसमें. ठीक है, और फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे डील करना है ये भी आप देख सकते हो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एवैक्यूएटिंग द पास्ट. फाइंडिंग्स एट द एक्सकेवेशंस site in Shiv Ganga district offer compelling evidence that urban civilization existed in Tamil Nadu during the Sangam age. आप अगर चेक करोगे कल या परसों की मेरी वीडियो, उसमें कीलादी जो एक्सकेवेशंस हैं जहाँ पर ASI दैट इज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है, जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में क्लैश हुआ था रिगार्डिंग द डेटिंग एंड यू नो ऑफ द संगम साइट कि दे वर लाइक ASI वाज सेइंग कि ये संगम साइट नहीं है, बट तमिलनाडु के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है दे वर स्टेटिंग दैट नो इट इज़ अ संगम साइट एज वेल. सो अगर हम लोकेशन एंड एक्सटेंट की बात करें तो कीलादी विलेज इज़ इन शिव गंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु. सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट लिंक टू द संगम एज हैज़ बीन फाउंड. अब की फाइंडिंग्स इसमें क्या पाई गई दैट एक्सकेवेशन सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन इन तमिलनाडु ड्यूरिंग संगम एज. आर्टिफैक्ट्स भी रिकवर हुए थे जिसमें स्क्वायर ट्रेंचेस थे रिवीलिंग द ब्रिक स्ट्रक्चर्स. ये देखिए, graffiti marks resembling symbols of the IVC
इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके अलावा क्वार्ट्स, items made of quartz, carnelian, glass, agate and other semi-precious stones were also found. Then evidences of urban planning, advanced manufacturing and trade and cultural linkages with IVC were also found. Scientific analysis क्या कहता है that charcoal samples dated to 6th century BCE. Via carbon dating. Sample from 2017. About 60% of the graffiti samples from Kiladi were parallel to those of IVC. So what are the debates and controversies? So ये जो debates और controversies arise हुए हैं उसमें जो लॉन्ग स्टैंडिंग आर्यन द्रविडियन डिवाइड है उस कंसेप्ट को भी फ्यूल कर दिया है, उससे लिंक करके ये माइग्रेशन थ्योरीज़ को देखा जा रहा है. ठीक है. तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सपोर्ट्स द क्लेम ऑफ कीलादी एज एन अर्बन सेटलमेंट. द क्रिटिक्स आर्ग्यू अर्बन सेटलमेंट्स कंपेरेबल टू हरप्पा, मोहेंजोदारो, are not conclusively proven without more evidence. So political sensitivities around cultural narratives, regional religion and regional pride के बारे में भी ये एक डिबेट और कंट्रोवर्सी इशू हुई है. एंड शिफ्ट ऑफ एक्सकवेशन लीडरशिप इन 2017 फ्रॉम ASI's के अमरनाथ रामकृष्णन टू असम फ्यूल्ड कंट्रोवर्सी. सिग्निफिकेंस क्या है? दिस प्रोवाइड्स इंसाइट्स टू संगम एज अर्बनाइजेशन, एंड तमिल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री पे भी ये फोकस करता है, सिग्निफिकेंस इसका लाता है. और पॉसिबल कल्चरल कंटिन्यूटी विथ IVC, इसे IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जोड़ के देखा जा रहा है. अब UPSC के एस्पेक्ट में इसका रिलेवेंस क्या है? सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक्स हाईलाइटेड हो जाते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है. वो तो आपको कंसेप्चुअल नोट्स जो प्रीलिम्स बेस्ड है वो आपको बनाने ही. आर्ट एंड कल्चर, उस समय में क्या यूज़ होते थे. फिर संगम, लिटरेचर एंड कल्चर. अब मेंस के एस्पेक्ट में क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कीलादी एक्सकवेशंस इन रीशेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द संगम एज. या ये पूछा जा सकता है दैट एग्जामिन द एविडेंस ऑफ कल्चरल लिंकेजेस बिटवीन कीलादी एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. So that's all for the day. Here I end my analysis. I request you to like, subscribe and share my channel. Thank you and have a nice day.